ओके, सो हेयर इज योर थर्ड पेपर यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज के लिए। तीसरा पेपर आ गया आपका, और इसमें से देखिए क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, आप लोग एक बार देख लें। द क्वेश्चन नंबर 1 इन दिस पेपर इज बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर। आपको मालूम है 3 तरीके के मेरिस्टम होते हैं जो प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं। एक एपिकल मेरिस्टम जो कि रूट एपेक्स या फिर सूट एपेक्स में पाए जाते हैं। ये रहा शूट, ये रहा रूट, ये रहा एपिकल मेरिस्टम और ये भी एपिकल मेरिस्टम है। और एपिकल मेरिस्टम हमेशा लंबाई बढ़ाते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं। ओके, तो याद रखना। और ऐसी ग्रोथ जो लेंथ में ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। सो प्राइमरी ग्रोथ करने वाले जितने भी मेरिस्टम हैं इन्हें हम लोग प्राइमरी मेरिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा जो नोड्स होते हैं, इन नोड्स पे पाए जाने वाले मेरिस्टम, ये नोड्स में पाए जाने वाले मेरिस्टम जो होते हैं, दीज आर नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। यानी 2 परमानेंट टिश्यू के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं। और जब ये भी बेटा सैंडविच होंगे बीच में तो ये लेंथ बढ़ाएंगे, ये भी बेटा लेंथ ही बढ़ाएंगे। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम भी लेंथ बढ़ाते हैं और आपके एपिकल मेरिस्टम भी लेंथ बढ़ाते हैं। तो ये दोनों के दोनों मेरिस्टम जो होते हैं दे प्राइमरी मेरिस्टम। तो पूछा गया है कि एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम कैसे मेरिस्टम होते हैं। इज अ प्राइमरी मेरिस्टम, फर्स्ट ऑप्शन करके आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन। वेस्कुलर बंडल इज इनक्लोज विद इन वेल डेवलप्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सीथ। याद रखना, जो मोनोकॉट का स्टेम होता है, इस मोनोकॉट के स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो कंजॉइंट एंड कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं मोनोकॉट के केस में। तो होगा क्या, पहली बात तो इनकी हाइपोडर्मिस भी स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है ताकि इनको स्ट्रेंथ मिले, और साथ में वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ भी स्क्लेरेनकाइमा होती है। तो बोल रहे स्क्लेरेनकाइमस बंडल सीथ इज फाउंड इन, कहां पर पाई जाएगी? इट इज इन मोनोकॉट स्टेम। सो सेकंड इज फर्स्ट, आगे बढ़िए। थर्ड क्वेश्चन, इन द लीफ द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ। याद रखना 3 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, हम सबको मालूम है। नंबर 1 इज नोन एज एपिडर्मल टिश्यूज, ओके। दूसरे तरीके के टिश्यूज होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। और एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू के बीच में के अलावा जितने भी टिश्यूज होते हैं इन्हें हम लोग ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। याद रखना, दे आर नोन एज ग्राउंड टिश्यू। अब अगर लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये रही अपर एपिडर्मिस, ये रही लोअर एपिडर्मिस, इसके अलावा मिडरिप रही, और मिडरिप में रहते हैं वेस्कुलर बंडल। तो ये एपिडर्मल हो गई, ये एपिडर्मल हो गई, ये वेस्कुलर बंडल हो गए। अब बताइए यहां पर जो टिश्यूज हैं, दीज टिश्यूज, ये क्या कहलाएंगे? दीज आर नोन एज मीजोफिल टिश्यू। सो मीजोफिल टिश्यू मतलब बिटवीन 2 एपिडर्मिस के बीच वाले जो टिश्यू हैं वो एक्चुअली ना एपिडर्मल है ना वेस्कुलर है, तो फिर तीसरे तरीके के टिश्यू होंगे, दीज आर नोन एज ग्राउंड टिश्यू। और इस तरीके से वो ग्राउंड टिश्यू के रूप में आपके सामने मिलेंगे। तो ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, दीज आर नोन एज मेसोफिल सेल्स। आगे बढ़ जाइए, थर्ड के बाद फोर्थ ऑप्शन आ गया। इस फोर्थ वाले ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज फूड? स्टोरेज रूट, आई थिंक कैरेट इज रूट, टर्निप इज रूट, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ओके, ये भी स्टोरेज के लिए है। रूट ऑफ बेनियन ट्री, बेनियन ट्री में कुछ नॉर्मल रूट होती हैं और कुछ बेटा आपको मालूम है ये वाली रूट होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रॉप रूट, लटकती हुई रूट है। और ये जो प्रॉप रूट होती हैं ये ओनली फॉर सपोर्ट होती हैं, नॉट फॉर द स्टोरेज। तो बेसिकली नॉट अ स्टोरेज रूट विल बी द रूट ऑफ बेनियन ट्री, ओके। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल? देखिए इसे एक बार में समझ लेना जरूरी है। 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। एक को हम लोगों ने बोला था स्केलेटल मसल, ओके। दूसरी तरीके की मसल थी स्मूथ मसल, और तीसरे तरीके की मसल थी बेटा कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स जो थी इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते थे क्योंकि इसमें बेटा स्ट्रिप रहती थी डार्क बैंड और वाइट, डार्क बैंड और लाइट बैंड की। स्मूथ मसल फ्यूजी फॉर्म सेल थी जिनके दोनों एंड फ्यूज थे और इनमें स्ट्राइसन नहीं थे। कार्डियक मसल जो थी वो सिलेंड्रिकल थी और ब्रांच मसल थी, यानी इनमें ब्रांचेस बहुत थी, दे वर द ब्रांच मसल्स। तो याद रखना
स्ट्रिप थी, कार्डियक मसल स्ट्रिप थी स्केलेटल मसल की तरह, तो पूछ रहे कार्डियक मसल्स के बारे में क्या सही है, क्या ये सिलेंड्रिकल है, क्या ये स्ट्रिप्ड है, क्या ये ब्रांच्ड हैं? यस, दे आर सिलेंड्रिकल, स्ट्रिप्ड एंड ब्रांच। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर भी फर्स्ट होगा। आप ये करके आगे बढ़ जाइए। पांचवें क्वेश्चन के बाद आपके सामने छठा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से आपको मैच करना है। तो सबसे पहली बात तो बेसल, इट इज मैरीगोल्ड। याद रखना सनफ्लावर फैमिली में बेसल प्लेसेंटेशन होता है, और मैरीगोल्ड गेंदा का फूल है इसे बोलते हैं, और ये बेटा बेसल से ही होता है। फ्री सेंट्रल में आप आ जाइए डायंथस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पैराइटल इज आर्जीमोन, आपको मालूम है फैमिली ब्रेसी कैसी, ओके। और उसके अलावा आर्जीमोन ये सब जो थे ये पैराइटल थे। एक्साइल में आ जाएगा लेमन, और मार्जिनल में आएगा पी। ये लर्न करने वाली बातें हैं, और इसका आंसर 6 क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के हिसाब से A is 4, B is 1, C is 5, D is 3, E is 2, और इस तरीके से छठा क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा। सातवां क्वेश्चन आ जाएगा आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। हेपेटिक सी का, अब एक्चुअली क्या है बेटा, ये स्ट्रक्चर है, ये एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर है, और इनमें पूछा गया है कि किसमें क्या क्या पाया जाएगा। आपको मालूम है आर्थ्रोपोडा के मेंबर माल्फिजियन टिब्यूल भी पाए जाते हैं, उनके हार्ट में एलरी मसल्स भी पाए जाते हैं, हार्ट में चैम्बर भी पाए जाते हैं, थेरा चैम्बर का हार्ट होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो याद रखना, इन्होंने पूछा हेपेटिक सी का कितने होंगे, तो यू हैव टू नो हेपेटिक सी का नंबर 6 से 8 होता है। मालपिजियन टिब्यूल 100 से 150 के लगभग होते हैं। एलरी मसल 13 पेयर होती हैं, और हार्ट चैम्बर 13 होते हैं। इस हिसाब से सातवां क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड होगा, ये लर्न कर लीजिएगा। एलरी मसल हार्ट चैम्बर के साथ जुड़ी हैं जनरली, तो जितनी एलरी मसल है उसके दोनों तरफ उतने ही पेयर की बेटा हार्ट चैम्बर जितने हैं उसके दोनों तरफ उतनी ही एलरी मसल्स पाई जाएंगी। इसका डायग्राम आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है। काउंटिंग भले आपको कहीं ना मिले, लेकिन बेटा डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सातवें क्वेश्चन के बाद आठवां क्वेश्चन आता है, पूछा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज एज मेडिसिन इन द फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली की मेडिसिन के बारे में पूछा गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके आंसर है बेटा अश्वगंधा एंड बेलाडोना। मालूम है आपको इसमें एलोए जो है वो इट्स अ लिलिएसी। मुलेठी आपको मालूम है ये फैबेसी के मेंबर से बिलोंग करती है, इस वजह से ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर अश्वगंधा एंड बेलाडोना होगा। करेक्ट आंसर आठवें का दूसरा होगा। आगे बढ़ जाइए, आठवें के बाद नवा आएगा, लीव ऑफ द डाइकॉट प्लांट पजेस। डाइकॉट का जो वेनेशन होता है वो कैसा होता है, और मोनोकॉट का वेनेशन जो होता है वो कैसा होता है, ये आपको देखना है। तो लीव ऑफ द डाइकॉट प्लांट पजेस, याद रखना डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन पाए जाते हैं, और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहला रेटिकुलेट होगा, दूसरा पैरेलल होगा। आई थिंक नौवें का आंसर भी फर्स्ट ही होगा। आगे बढ़ जाइए, 9 क्वेश्चन के बाद 10वां क्वेश्चन आएगा, विच जंक्शन ऑफ एपिथेलियम सेल परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। यहाँ सीमेंटिक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज सारे जंक्शन आपको एक ही जैसे लगते हैं। एक एपिथेलियम दूसरी एपिथेलियम में इंटर डिजिटेशन के साथ ऐसे कि एक दूसरे में धस जाएं, ये टाइट जंक्शन कहलाते हैं। दीज आर नोन एज टाइट। ओके, एक एपिथेलियम दूसरे एपिथेलियम के बीच में डिस्क लाइक सीमेंटिंग मटेरियल हो, इट इज नोन एज अधेरिंग जंक्शन। इन्हें हम लोग बोलते हैं अधेरिंग जंक्शन। ये टाइट, ये अधेरिंग। और तीसरे तरीके में बेटा इनके बीच में कनेक्शन बना रहता है टू एंड फ्रो सब्सटेंस को टेक करने के लिए। दीज आर नोन एज गैप जंक्शन। 3 प्रकार के जंक्शन पाए जाते हैं। तो यहाँ सीमेंटिंग मटेरियल वाला जंक्शन चाहिए, वो टाइट जंक्शन हो नहीं सकता, गैप जंक्शन हो नहीं सकता, तो अधेरिंग जंक्शन इसका आंसर होगा। सो 10वें का आंसर भी बेटा फर्स्ट होगा। आगे बढ़ जाइए, 11वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको याद रखना पड़ेगा फाइलोटैक्सी क्या होती है। किसी भी बेटा स्टेम में लीफ का अरेंजमेंट, इट इज नोन एज फाइलोटैक्सी। एक नोड पर एक लीफ अल्टरनेट साइड पर निकले,
अल्टरनेट साइड पे, कभी राइट में कभी लेफ्ट में, इट इज नोन एज अल्टरनेट। अगर एक नोड पर एक साथ दो लीफ निकले दोनों तरफ, इट इज नोन एज ऑपोजिट। और एक नोड पर एक से ज्यादा लीफ निकले लाइक दिस, तो इसे बोलते हैं वर्ल्ड। अल्टरनेट, अपोजिट और ये रहा वर्ल्ड। तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी, फाइलोटॉक्सी कहां पर पाई जाएगी, क्वेश्चन नंबर 11। तो भाई चाइना रोज में पाई जाती है, सही है। अपोजिट फाइलोट्रोपिस पाई जाती है, सही है। वर्ल्ड एलिस्टोनिया में पाई जाती है, सही है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, 11वें का आंसर होगा फोर्थ वन। आगे बढ़ जाइए, 12वां क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको मालूम होगा कि लीफ की दो सरफेस होती है, एक अपर और एक लोअर। ओके, अगर अपर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा हो लोअर सरफेस के रेस्पेक्ट में, इट इज नोन एज एपिस्टोमेटिक। अगर लोअर सरफेस में ज्यादा हो, इट इज नोन एज हाइपोस्टोमेटिक। और अगर दोनों सरफेस पे बराबर हो, इट इज नोन एज एम्फीस्टोमेटिक। तो आई थिंक ये आंसर गलत है, क्योंकि एम्फीस्टोमेटिक में इन्होंने बोला नॉन फंक्शनल और स्टोमेटा अब्सेंट, ऐसा नहीं होता है। एम्फीस्टोमेटिक में दोनों तरफ बराबर स्टोमेटा होते हैं। सो इसका आंसर थर्ड होगा। आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाने के बाद 13वां क्वेश्चन आएगा, और इस 13वें क्वेश्चन में आपको डायग्राम के हिसाब से पता लगाना क्या है। ए इज मैचुरेशन जोन या रूट हेयर जोन, बी इज इलोंगेशन जोन, सी इज मेरिस्टमेटिक जोन, और ये रही रूट कैप। तो ए जोन इज अ मैचुरेशन जोन, बी जोन इज द, नो ये गलत हो गया, ए जोन इज नो, ए जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 13वें का चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाइए। 14वां क्वेश्चन आएगा। 14वां क्वेश्चन में ए लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग द रोजेट लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन वाटर। सबसे पहले इसमें देखिए क्या मिला आपको, एक तो मिला वाटर, यानी ये पौधा वाटर में है। तो समझिए एक तालाब का सीन आपके सामने देखिए। इस तालाब के सीन पे एक नोड पर रोजेट लीफ निकल आए, बहुत सारी लीफ निकले, फिर बेटा बहुत सारी लीफ निकले, फिर बहुत सारी लीफ निकले। इस तरीके की बेटा जो कंडीशन होती है इसे बोलते हैं ऑफसेट। इसे हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। और ऑफसेट कहाँ पाई जाती है, इट इज नोन एज आइकॉर्निया। आइकॉर्निया में पाई जाती है, जिसे हम लोग वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। आइकॉर्निया के अलावा बेटा ये पिस्टिया में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये रोजेट हैबिट वाला या ऑफसेट वाला कहाँ पर पाया जाएगा, इट इज पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। आइकॉर्निया को दूसरे नाम से हम लोग बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, या हिंदी में बोलते हैं बेटा यू नो दैट जलकुंभी। और इस तरीके से 14वें का आंसर पहला होगा। 14वां क्वेश्चन पहला होने के बाद 15वां क्वेश्चन आता है, और इस 15वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन सम प्लांट विच ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया मैनी रूट कम आउट द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, दिस टाइप ऑफ रूट इज प्लांट। यानी बेटा एक पौधा है, इसकी जड़ें हैं, और जड़ें ग्राउंड के ऊपर निकली हुई हैं, और जो जड़ें ग्राउंड के ऊपर निकली हुई हैं तो इनसे सांस ले रहा है जड़ें, और इन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। या फिर इन्हीं को बोल रहे रेस्पिरेटरी रूट्स। तो याद रखना न्यूमैटोफोर रेस्पिरेशन के लिए बेटा काम करती हैं। तो 15वें का क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई 15वें में ये जो ऊपर की तरफ रूट निकल आई हैं ये किस लिए, फॉर टू गेट द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इन्हीं को हम लोग न्यूमैटोफोर्स के नाम से जानते हैं। तो 15वां क्वेश्चन के बाद हमारे पास 16वां क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ड्रू फूड, एडिबल पार्ट ऑफ फूड इज इनसाइड द एंडोकार्प। देखिए इसमें छोटा सा क्या बेटा क्या डाउट वाला पॉइंट है। देखो मैंगो भी ड्रूप होता है और कोकोनट भी ड्रूप होता है, पहली बार। अब एक मैंगो के बारे में सोचिए। चलिए सबसे बाहर एपिकार्प,
बीच में मीजोकार्प, और उसके बाद ये रहा आपका एंडोकार्प, और एंडोकार्प के अंदर सीड। ओके, ये ड्रूप है। कोकोनट भी ड्रूप है, आप जानते हो कोकोनट का ड्रूप सबसे बाहर फाइब्रस एपिकार्प, सॉरी फाइब्रस नहीं, इट इज मेम्ब्रेनस एपिकार्प है। आपने देखा होगा पूरा नारियल जिसमें बाहर की तरफ एक पतली ब्राउन झिल्ली होती है, वो एपिकार्प होती है। फिर बीच में होते हैं बेटा फाइबर, ऐसे जिनकी जटाएं निकलते हैं, इट इज मीजोकार्प। मीजोकार्प फाइबरस होता है। और फिर एक बड़ा नारियल का गोला, हार्ड वाला नारियल का गोला आपको याद होगा, इट इज एंडोकार्प। अब आप बताइए एंडोकार्प के अंदर क्या होता है? लिक्विड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, और यही एडिबल होता है। अब दोनों ड्रूप हैं, लेकिन इस ड्रूप में एडिबल है मीजोकार्प और इस ड्रूप में एडिबल है एंडोकार्प के अंदर का मटेरियल, दैट इज एंडोस्पर्म। तो वो पूछ रहे हैं एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट इज इनसाइड द एंडोकार्प, एंडोकार्प के अंदर होना चाहिए, तो आंसर विल बी द कोकोनट। ओके, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसे सही किया गया था और क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया था। द ब्रेन ऑफ कॉकरोच इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब आप इसको भी समझ लीजिए, फेरिंग्स के ऊपर की तरफ एक गैंग्लिया होती है, इसे बोलते हैं सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया। नीचे की तरफ एक गैंग्लिया होती है, इसे बोलते हैं सबफेरेंजियल गैंग्लिया, और साइड में जो गैंग्लिया होती है इट इज सर्कमफेरेंजियल गैंग्लिया। और इस तरीके से एक रिंग बनता है, इसे बोलते हैं ब्रेन रिंग, और इस ब्रेन रिंग में जो ऊपर वाला पोर्शन है इसी को एनसीईआरटी ने ब्रेन के रूप में बोला है, तो बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल या सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, इट विल बिहेव लाइक द ब्रेन ऑफ कॉकरोच। तो 17वें का आंसर सेकंड होगा। आगे बढ़ जाइए, 17वें के बाद 18वां आएगा। इसको देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है कि स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन, स्पर्म से ऐसा लगता है इसे मेल का पार्ट होगा, नहीं, स्पर्मेथिका वो स्ट्रक्चर है, वो पाउच है जिनमें फीमेल मेल से स्पर्म को रिसीव करती है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, छठे एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ फीमेल कॉकरोच में पाए जाते हैं। ये पुराना क्वेश्चन है, 18वें का पहला आंसर हो जाएगा। 18वें के बाद आपके सामने 19वां क्वेश्चन आता है, द ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड एज लैकुना। ये बोन में पाए जाने वाले छोटे छोटे गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोग लैकुना बोलते हैं, जहां पर बोन फॉर्मिंग सेल पाई जाती हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िए, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज नोन एज लैकुना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें बेटा जस्ट टच कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये जो जस्ट टच कर रहे हैं इट इज नोन एज वेलवेट, यानी सेपल या पेटल आपस में जस्ट टच करें इट इज वेलवेट। अगर एक एंड आउटसाइड और एक इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड और आउटसाइड इनसाइड है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वेलवेट को ट्विस्ट कर दिया गया, ये है ट्विस्टेड। ये बेटा इम्ब्रिकेट है, आपको लर्न करना पड़ेगा, और ये है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी वाला जो होता है वो फैमिली पेपिलियोनेसी में या फेबेसी में पाया जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फेबेसियस कोरोला। तो याद रखना, ए इज वेलवेट, बी इज ट्विस्टेड, सी इज इम्ब्रिकेट एंड डी इज वैक्सिलरी। ये जो है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 20वें का। आगे चलो, 20वें के बाद आता है 21वां। 21वां आंसर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एनाटॉमी ऑफ द सीड। देखिए यहां से आपको एक बात जानना है, बुक में कुछ साइंटिस्ट के कॉलम दिए गए हैं, वैज्ञानिकों के कॉलम दिए गए हैं हर यूनिट शुरू करने के पहले, और ये लगभग 10 साइंटिस्ट हैं, 10 साइंटिस्ट हैं, उनकी जीवनी, उनके अचीवमेंट के बारे में। उसी तरीके से एक कैथरीन एसू का एक बेटा कॉलम है, उस कॉलम से क्वेश्चन बनाया गया है, और इनकी सारी बातें सही हैं। इनकी किताब 1960 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने प्रूव किया था कि बेटा एक वायरस है जो स्प्रेड होता है, जो फ्लोएम के थ्रू जाता है, यानी ऐसा पार्ट जो फूड को कंडक्ट करता है, और इन
प्लांट एनाटमी अलग समय पर बेटा इनको पब्लिश की गई है, तो क्वेश्चन नंबर 21, और इसे आप सही ढंग से देख लीजिएगा। एक बार इसके सारे डाटा जरूर मिला लीजिएगा, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो लेट मी नो, इसे साइंटिस्ट वाले डाटा से मिला लीजिएगा। फिलहाल तो हमारे लिए ये आंसर ऑल ऑफ द अबव, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो लेट मी नो। आगे बढ़ जाइए, 21वें के बाद 22वां क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ लिलिएसी। लिलिएसी एक मोनोकॉट फैमिली है, उसका मेंबर आपको देखना है। याद रखना, पाइजम सटाइवम, इट इज पी, पी इज द मेंबर ऑफ फैबेसी। बाकी सारे के सारे मेंबर हैं लिलिएसी के, ट्यूलिप, ग्लोरियसा, एलोवेरा, कॉलचीनियम एंड एस्पेरेगस, ऑल द मेंबर ऑफ द लिलिएसी। अदरवाइज ये जो पाइजम सटाइवम है ये फैमिली फैबेसी का मेंबर है। 22वें के बाद 23वां क्वेश्चन आता है। अब इस 23वें क्वेश्चन के बारे में बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म मसल, ऐसी मसल जो दोनों तरफ से टैपर्ड है, दिस दैट डू नॉट शो स्ट्राइसन, जिनमें कोई स्ट्राइसन नहीं, आर इन्वॉल्व इन इनवॉलंटरी विल बी फाउंड एंड दीज आर नोन एज स्मूथ मसल। और ये जो स्मूथ मसल हैं कहाँ पाई जाएंगी? स्मूथ मसल जो पाई जाती हैं वॉल ऑफ स्टमक में पाई जाती हैं। लिम्स में स्केलेटल मसल, यहाँ पर कार्डियक मसल, यहाँ पर भी स्केलेटल मसल्स हो सकती हैं क्योंकि वॉलंटरी होती हैं। और स्मूथ मसल जो पाई जाएंगी ये वॉल ऑफ स्टमक में पाई जाएंगी। तो 23वें का आंसर जो आएगा बेटा वो सेकेंड आएगा। 23वें के बाद आपके सामने 24वां क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गायनीसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड द रिम। देखिए जो थैलमस है बेटा वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, और इस डिप्रेस थैलमस में जो गायनीसियम है आपकी वो सेंटर में है, और सारे पार्ट जो हो रहे हैं कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम लगभग सेम लेवल से निकल रहे हैं। ये आधी सुपीरियर आधी इंफीरियर है, तो ये बात यहाँ पर इन्होंने लिखी भी है, ओवरी इज हाफ इंफीरियर। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो कहलाता है ये कहलाता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस, और जो पेरीगाइनस ओवरीज होती हैं दीज आर प्रेजेंट इन रोज, प्लम एंड पीच। शायद ये ऑप्शन भी आपकी बुक में दिया गया है, रोज, प्लम एंड पीच, एग्जाम्पल आर प्लम, रोज एंड पीच। तो इस तरीके का आंसर होगा सेकेंड। 24वें का दूसरा ऑप्शन होकर के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आई एम सॉरी, ये 25वां क्वेश्चन आ गया आप सामने। अब 25वें क्वेश्चन में कुछ कोड दिए गए हैं, अब कोड से आपको मालूम होना चाहिए। जी इज गायनीसियम, ओके। ये जो 2 नंबर है ये नंबर ऑफ कार्पेल है, और ये ब्रैकेट बताता है कि ये जुड़े हुए हैं। जुड़ना मतलब सिनकार्पस, तो 2 कार्पेल, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, और ये लाइन बताती है सुपीरियर ओवरी। तो ये गायनीसियम है, बाइकार्पलरी है, गायनीसियम है, बाइकार्पलरी है, ये भी वो एपोकार्पस। गायनीसियम है, बाइकार्पलरी, एपोकार्पस नहीं हो सकता। गायनीसियम, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर, ये चारों बातें ऑप्शन 4th ऑप्शन में सही हैं, इसलिए 25वें का चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाइए। ओके 25वें के बाद 26वां आता है, कैम्बियम एक्टिविटीज इज हाईएस्ट इन। देखिए टेम्परेट रीजन में, सॉरी जो ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, जहां पर भी मौसम में डिफरेंस होते हैं। 2 ऋतुएं हैं, एक है स्प्रिंग जिसे हम लोग वसंत ऋतु बोलते हैं, एक है ऑटम जिसको हम लोग शरद ऋतु बोलते हैं। तो याद रखना इन दोनों ही ऋतुओं में अलग अलग तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। स्प्रिंग में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इज हाईएस्ट। स्प्रिंग में होने वाली ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ इज हाईएस्ट ग्रोथ। और इस तरीके से बोलते हैं क्यों? क्योंकि उस समय पर कैम्बियम की एक्टिविटी हाईएस्ट होती है इन स्प्रिंग। ओके तो 26 में यही क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाए। इसी तरीके से 2 बेटा वुड भी बनती हैं, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, यानी कि बसंत ऋतु में बनने वाली लकड़ियां या फिर सेकेंडरी जाइलम दे आर नोन एज स्प्रिंग वुड, और बेटा जो ऑटम में बनती है दैट इज नोन एज ऑटम वुड। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 27 आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। देखना आपसे पूछा गया 2 चीजें, एक तो टिश्यू होना चाहिए लिविंग और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट देना चाहिए। ओके 2 बातें याद रखनी है। तो याद रखना पेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देते, स्टोरेज करते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा डेड है, ये डेड है,
तो अकेले बचा कोलेनकाइमा जो लिविंग भी है और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाइए, 27वें के बाद 28वां आपके सामने एक डायग्राम है। आप इस डायग्राम से देखेंगे इसमें 4 सेपल हैं, 2 अंदर और 2 बाहर, 2+2, 4 पेटल हैं जो वेलवेट हैं। स्टेमन 6 दिख रहे, 4 दूर, अगर मैं इन्हें दूर यहां से दूरी नापूं तो ये दूर है, और 2 यहां से नापूं तो दूरी है, तो इनमें 4 बड़े और 2 छोटे दिख रहे हैं, यानी 4 बड़े स्टेमन और 2 छोटे स्टेमन। इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडाइनमस। और ये जो टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है ये पाई जाती है फैमिली क्रूसीफेरी में, और इसी को हम लोग ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम पूछा गया किस फैमिली में, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन, ब्रेसिकेसी मतलब मस्टर्ड फैमिली, वो फैमिली जिसमें मस्टर्ड पाया जाता है। तो इस तरीके से इस डायग्राम का जो आंसर होगा वो मस्टर्ड वाला फैमिली होगी, दैट इज ब्रेसिकेसी। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29 आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखिए, फ्लावर इन विच कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट आर टर्म एज पेरियन, दिस टाइप ऑफ फ्लावर फाउंड इन। याद रखना फैमिली लिलिएसी है जिसमें पेरियंथ पाया जाता है, और लिलिएसी फैमिली के एग्जाम्पल आपको देखना है। टोमेटो हो नहीं सकता, सोलेनेसी, पोटैटो सोलेनेसी, इंडिगोफेरा आपको मालूम है, फेबेसी। इस तरीके से आपको देखना है, ट्यूलिप, एलो एंड एस्पेरेगस, ये तीनों एक ही फैमिली के एग्जाम्पल हैं। इट इज नोन एज लिलिएसी। ट्यूलिप ट्राइफोलियम नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, 29 के बाद 30 आता है। ओके, बोन मैरो इन सब बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। याद रखना कुछ लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे फीमर हो गई, टीबिया हो गई, फीबुला हो गई, टीबिया मेनली या फिर फीमर मेनली। इनमें कैविटी पाई जाती है जहाँ पर न्यूरोवस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। और इन बोन मैरो में सारी ब्लड सेल्स में पाई बनती हैं। ब्लड सेल्स का मतलब है 3 प्रकार की सेल्स हैं, आरबीसी बनती हैं, डब्ल्यूबीसी बनती हैं, प्लेटलेट बनती हैं। तो किसी भी प्रकार की सेल्स जो होंगी, जो ब्लड सेल्स बनेगी, वो बेटा इन बोन मैरो में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, और यही ऑप्शन आगे लगा करके आप आगे बढ़ जाइए। 30वें के बाद आप 31वें क्वेश्चन में पहुंचे। गैमोसेफेलस कैलिक्स एंड गैमोपेटलस कोरोला आर फाउंड इन। ये बेसिकली आपको उन फैमिलीज के आंसर पूछ रहे हैं जिनमें बेटा कैलिक्स के मेंबर के जितने भी सेपल्स हैं आपस में जुड़े हुए, और सेपल्स अगर आपस में जुड़े हो गए तो इसे बोलते हैं गैमोसेफेलस, और पेटल जुड़ जाए तो गैमोपेटलस। सो 31 का आंसर बेटा है ब्रिंजल, टोमेटो एंड बेलाडोना। आप देख ही रहिए, दोनों सोलेनेसी के मेंबर हैं। आप इसी तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ जाएंगे, 32 आया। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म्ड इन डाइकॉट सीड जनरली। देखो, एंडोस्पर्म बनता हर जगह है, फॉर्म्ड एवरीवेयर। एंडोस्पर्म हर जगह बनता है, लेकिन एंडोस्पर्म या तो फुल्ली कंज्यूम हो जाता है या तो रिमेनिंग रहता है। तो फुली कंज्यूम हो जाता है, रिमेनिंग रहता है। फुली कंज्यूमिंग हो गया तो याद रखना, दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर रिमेन रह गया तो इसे बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड में ज्यादातर मोनोकॉट जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, और ज्यादातर बेटा डाइकॉट जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था 32 का, जो रियल आंसर होगा, एंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन डाइकॉट सीड जनरली। इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर्म तो दोनों जगह होता है, हर जगह बना होता है। आगे बढ़ जाइए, 32वें के बाद 33वां क्वेश्चन आएगा, और 33वें क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। अभी मैंने आपको ब्रेसिकेसी पढ़ाई थी,
जिनमें से कुछ स्टेमन जो थे बड़े थे, याद रखो 4 स्टेमन बड़े थे और 2 स्टेमन छोटे थे। 4 मतलब टेट्राडाइनमस, मतलब लेंथ में डिफरेंस। तो टेट्राडाइनमस कंडीशन कहाँ पाई जा रही थी? वो फैमिली थी बेटा ब्रेसिकेसी, और उसी से रिलेटेड वो आंसर पूछना चाहते हैं, मस्टर्ड फैमिली। एंड सेल्विया का भी इसका आंसर है। एक और फैमिली होती है लैबिएसी, उसमें डाइडाइनमस कंडीशन होती है, 2 बड़े और 2 छोटे, और यहाँ 4 बड़े और 2 छोटे। तो 33वें का आंसर जो होगा बेटा वो होगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन करिए, सेल्विया एंड मस्टर्ड। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है अंडरग्राउंड स्टेम, और इनसे रिलेटेड है, इनकी मैचिंग करानी है। चलो, अब मेरे हिसाब से पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम टेंड्रिल कहाँ पाए जाएंगे? कुकुम्बर में पाए जाएंगे। स्टेम थॉर्न कहाँ पाए जाएंगे? सिट्रस में पाए जाएंगे। फ्लैटेंड स्टेम कहाँ पाया जाएगा बेटा? अपनसिया में भी पाया जा सकता है और यूफॉर्बिया में भी पाया जा सकता है, लेकिन फ्लैट और फ्लेसी में अंतर है। तो फ्लैटेंड आई थिंक इट इज अपनसिया आई थिंक, एंड फ्लेसी इट इज यूफॉर्बिया। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर इज फर्स्ट, A is 4, B is 3, B is oh sorry, ये तो गड़बड़ हो गया। नो, A is 4, no, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। A is 3, ओके, A is 3 सही है, B is 5 सही है, C is 4 ये भी सही है, D is 2, D is 2, ओके, फ्लैटेंड स्टेम अपनसिया सही है, एंड E is 1 सही है। तो ये आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी द फोर्थ वन। आगे बढ़ जाइए। ओके, 35 क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन आपके सामने आया। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। रेडियल सिमेट्रिक फ्लावर वो होते हैं जो एक से ज्यादा प्लेन में बेटा काटे जा सकते हैं और सिमेट्री शो करें। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो होते हैं जिनकी सिमेट्री बेटा एक ही प्लेन में होती है, लाइक वन प्लेन, और देयर विल बी नो सिमेट्री, एसिमेट्रिकल फ्लावर। तो याद रखना, ऐसे फ्लावर होते हैं फैबेसी के मेंबर, फैबेसी, इन्हें हम लोग जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं, और ऐसे फ्लावर कहलाते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो ज्यादातर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हैं, कुछ जाइगोमॉर्फिक हैं, कुछ एसिमेट्रिकल है। तो इन्होंने पूछा रेडियल सिमेट्री यानी एक्टिनोमॉर्फिक वाली कंडीशन पूछने की कोशिश की है। अब देखिए, बीन नहीं हो सकता क्योंकि बीन फैबेसी का मेंबर है, जो एक्टिनोमॉर्फिक नहीं हो सकता। चिली, धतूरा, मस्टर्ड, ब्रिंजल, देखते हैं, पी इसमें, बीन इसमें नहीं हो सकता, ग्राउंड नट इसमें नहीं हो सकता। तो अपने पास सेकेंड ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें रेडियल सिमेट्री हो। आप ग्राउंड नट क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि फैबेसी का मेंबर है, जाइगोमॉर्फिक है। बीन फैबेसी का मेंबर है, जाइगोमॉर्फिक है। ये बीन जाइगोमॉर्फिक है। तो चिली, धतूरा, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल, ये वो फैमिलीज हैं, या ये वो लोग हैं, या ये वो एग्जाम्पल हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन पाई जा सकती है। 35 के बाद आता है 36। आपके सामने डायग्राम लिया गया है। होता क्या है, साइमोज और रेसिमोज का इन्फ्लोरेसेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपने पढ़ा होगा। लेकिन साइमोज में क्या होता है, कभी कभी एक फ्लावर निकला, ये देखिए एक फ्लावर निकला, और उस फ्लावर के दोनों तरफ से 2 फ्लावर निकले, फिर जो 2 फ्लावर निकले थे उनके दोनों तरफ से 2 फ्लावर निकले, नेक्स्ट में जो फ्लावर निकलेंगे उनके तरफ से 2 फ्लावर निकलेंगे। ऐसे साइम को हम लोग बोलते हैं डाइकेजियल साइम। देखिए, एक फ्लावर इसके दोनों तरफ से, ये एक फ्लावर इसके दोनों तरफ से, ये एक फ्लावर इसके दोनों तरफ से, ऐसी साइमोज को हम लोग बोलते हैं डाइकेजियल साइम। एंड दिस विल बी द आंसर, फोर्थ विल बी द आंसर। 36 का चौथा आंसर होगा, दैट इज नोन एज डाइकेजियल साइम। 37 क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और विद द हेल्प ऑफ several ommatidia of a cockroach can receive a several image of an object. This kind of vision is known as। पहली बात तो आपको मालूम है कंपाउंड आई पाई जाती हैं कॉकरोच में, और कंपाउंड आईज में बेटा जो पार्ट ऑफ आईज होती हैं, these are having the repeated chamber like structure like this। इन्हें हम लोग ओमेटिडिया बोलते हैं, ओमेटिडिया।
और इन ओमेटिडिया में बेटा जो विजन होता है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग पार्ट का विजन होता है, यानी एक बॉडी की बहुत सारी सेवरल छोटी छोटी अलग अलग पार्ट की इमेज बनती है। ऐसे विजन को हम लोग मोज़ेक विजन बोलते हैं। इस मोज़ेक विजन को रात में निकलने वाले जानवरों के लिए जरूरी माना जाता है, नॉकटर्नल विजन के लिए माना जाता है। तो याद रखना मोज़ेक विजन और नॉकटर्नल विजन, इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड होगा जो कॉकरोच में पाया जाता है। फोटोपिक जो होता है इट इज लाइट विजन, जो दिन में दिखाई पड़े। तो याद रखना कॉकरोच जनरली दिन में बाहर नहीं निकलते। रात में बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि रात में निकलने का कारण है क्योंकि वो रात में बेहतर देख पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें रात में देखने के लिए अडॉप्टेड है। एंड इस तरीके के विजन को हम लोग मोज़ेक विजन एंड नॉकटर्नल विजन के साथ। मोज़ेक क्यों? क्योंकि बहुत सारे ओमेटिडिया में हमारी बॉडी, यानी वो मेरी बॉडी का अगर इमेज बनाए तो मेरी सर का इमेज कहीं और होगा, हाथ का इमेज कहीं होगा, अलग अलग ओमेटिडिया में होगा, और इस तरीके का विजन मोज़ेक विजन कहलाता है। नाउ 38, अब इसे मैच कराना है। मस्टर्ड, ब्रैसिकैसी पहले बोल दिया था, ओके। इसके बाद है देखिए ये क्वेश्चन याद रखना, मस्टर्ड हो गया ब्रैसिकैसी, मुलेठी इट इज फैबेसी, ओके, अश्वगंधा इट इज सोलेनेसी, ओके, एंड ट्यूलिप इट इज लिलियसी। और 38 का इस हिसाब से आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। इसे करिए, आगे बढ़ जाइए। 38 के बाद आता है 39 क्वेश्चन, इसे भी देखिए। इन फीमेल कॉकरोच 7th स्टर्नम, याद रहे, सबसे पहले याद रखिए जो कॉकरोच होते हैं इनमें बेटा काइटिन की प्लेट्स पाई जाती हैं, कुछ वेंट्रल साइड पे, कुछ डॉर्सल साइड पे, कुछ लेटरल साइड पे। तो जो डॉर्सल साइड की है दैट इज नोन एज टरगाइड। अगर मैं डॉर्सल साइड की बोलूं तो इन्हें बोलते हैं टरगाइड, और वेंट्रल साइड की जो होती हैं इन्हें बोलते हैं स्टर्नाइड, और इनको जोड़ने वाली लेटरल साइड की जो होती हैं उन्हें बोलते हैं प्लूराइड। तो बोलते हैं कि कॉकरोच में 7वीं स्टर्नम, स्टर्नम मतलब नीचे वाला 7वां सेगमेंट, टुगेदर विद द 8th and 9th स्टर्नम, 8वें और 9वें स्टर्नम के साथ, यानी 7वां 8वां 9वां मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं जेनाइटल पाउच, जिसका दूसरा नाम है ब्रूडिंग पाउच। इसका मतलब जेनाइटल पाउच और ब्रूड पाउच एग्जाम्पल होगा 2 और 3। आपको पढ़ाते वक्त मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। 39 के बाद आता है 40। इस 40 को के क्वेश्चन को देखिए, फीमेल कॉकरोच लैक, याद रखना 40वें का आंसर है बेटा एनल स्टाइल। ये जो एनल स्टाइल है ये केवल मेल का पार्ट है। एनल सरकाई दोनों में पाए जाएंगे, जेनाइटल पाउच दोनों में पाए जाएंगे, विंग्स दोनों में पाए जाएंगे। एनल स्टाइल केवल और केवल मेल में पाए जाते हैं, वो फीमेल में नहीं पाए जाते। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाइए। 41 आएगा, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द टेंडेंस। याद रखना कुछ डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। देखो हम लोगों ने कभी पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, एक थे लूज, एक थे डेंस और एक थे स्पेशल। लूज वाले एरियोलर एडिपोज, स्पेशल वाले आपको मालूम है ब्लड है, बाकी और कुछ है। यहां पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू थे, एक थे रेगुलर, एक थे इर्रेगुलर। इर्रेगुलर को इर्रेगुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें फाइबर इर्रेगुलर अरेंज थे, और रेगुलर वाले में जो फाइबर का अरेंजमेंट था वो बड़ा ही सिमेट्रिक था। तो जो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू थे उनमें 2 थे, एक थे टेंडन और एक थे लिगामेंट। अब 2 हड्डियां हैं, ये रही हड्डियां, एक ये रही हड्डी और एक ये हड्डी। इन दोनों हड्डियों को जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू दे आर नोन एज लिगामेंट। या फिर बेटा एक हड्डी है और इस हड्डी पे आपको मसल जोड़नी, ये रही मसल, मसल को जोड़ने वाले टिश्यू दे आर नोन एज टेंडन। तो बोला गया कि भाई टेंडन क्या है? दे आर द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सही है। हेल्प इन कनेक्शन ऑफ मसल एंड बोन, ये भी सही है। सो 41 का आंसर होगा बोथ 1 and 2 एंड द 4th विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाइए। 42 आएगा, कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच आर सिचुएटेड एज। कंपाउंड आई जी थी वो कहां पर सिचुएटेड है ये आपको याद रखना पड़ेगा। दे आर डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड। एक सरफेस होगी वेंट्रल अंदर वाली नीचे वाली, और एक होगी ऊपर वाली। तो ऊपर वाली सरफेस में ये दोनों
कंपाउंड आई पाई जाती हैं जिनमें ओमेटिडिया पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाइए, 42 के बाद आता है 43। इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स मसल्स फाइबर आर। बाइसेप्स मसल एक स्केलेटल मसल्स हैं और इन मसल्स की हम लोगों ने अरेंजमेंट पहले भी सिखाए थे आपको। इनमें पाए जाते हैं बेटा मसल फाइबर्स, और मसल जो फाइबर्स होते हैं इनको बंडल की तरह लगाया जाता है, बंडल की तरह लगाया जाता है, इसे बोलते हैं मसल फेसिकल। और ये बंडल्स में जो बेटा मसल फाइबर होते हैं दे आर अरेंज पैरेलल, पैरेलल अरेंज होते हैं। तो 43 का आंसर जो होगा बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। ओके, आगे बढ़ जाइए। 43 के बाद 44 ऑप्शन आता है। 44 ऑप्शन में यहां पर आपके सामने ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ये वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं 44 में, ए बी सी। ए जो है ये एक एडिपोसाइट सेल का नाम है, फैट स्टोरेज सेल होती है एडिपोसाइट, ये फैट स्टोरेज सेल है और ये उसका एरिया है, फैट स्टोरेज एरिया है। ओके, उस फैट स्टोरेज सेल में ये वाला पोर्शन जो है ये इसका न्यूक्लियस है, और दिस पोर्शन दो बीच इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सी इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना पड़ेगा ए इज फैट स्टोरेज एरिया, बी इज न्यूक्लियस एंड सी इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो 44वें का चौथा ऑप्शन होगा। 44 के बाद 45वां क्वेश्चन आता है और ये पूछा जा रहा है कि कौन सी एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाई जाती है। सो यू हैव टू लर्न कहाँ कहाँ पर। स्क्वेमस एपिथेलियम याद रखना ब्लड वेसल्स में पाई जाती है और लंग्स की एल्वेलाई में पाई जाती है, मैंने पढ़ाया था। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इट्स अ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, यानी कोई भी ग्लैंड बनी हो और उस ग्लैंड की एक डक्ट हो तो वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाएगी। कॉलमनर पूरा जीआई में पाई जाती है, जीआई यू नो द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और सीलिएटेड एपिथेलियम बेटा लंग्स में ब्रोंक्यूल्स और बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। सो इस तरीके से बेला फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ए इज 2 इज बी इज 1, सी इज 4, डी इज 3। तो इस हिसाब से ये आपका आंसर होगा। 45 के बाद आप 46 पे आइए। विच पेयर इज रॉन्ग फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पेयर है जो गलत है, आपको याद रखना पड़ेगा। फेरिंग्स कंपाउंड एपिथेलियम 46 का सही ऑप्शन है। कंपाउंड एपिथेलियम वहां पर पाई जाती है, कंपाउंड का मतलब मैनी लेयर एपिथेलियम, जहां पर एक से ज्यादा लेयर एपिथेलियम हो। और ज्यादा एपिथेलियम की लेयर होने का वजह है आप ज्यादा प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, जहां पर ज्यादा फ्रिक्शन होगा। खाना चबाने की वजह से माउथ में फ्रिक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए फेरिंग्स में यहां पर कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लिगामेंट डेंस इररेगुलर, इररेगुलर नहीं होते, मैंने अभी भी पढ़ाए थे, ये रेगुलर होते हैं, तो बेटा ये गलत है। फेलोपियन ट्यूब सीलिएटेड ये सही है। लाइनिंग ऑफ बॉडी का इट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा सेकंड में 46 का सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। 46 के बाद आता है 47, द जुवेनाइल स्टेज इनसाइड द ऊथिका ऑफ कॉकरोच। ये डायरेक्ट नाम है कि बेटा जो कॉकरोच के छोटे छोटे बच्चे ऊथिका के अंदर से निकलते हैं, जो लगभग कॉकरोच जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आप लोग, एंड दिस इज नोन एज निम्फ। ओके, 47 के बाद आपके सामने 48 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डेंस इररेगुलर करेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर। ओके, ये इट में बी करेक्ट। 48 का ये तो सही हो सकता है, बिल्कुल सही है। डेंस इररेगुलर करेक्टिव टिश्यू स्किन में पाए जाते हैं और बहुत सारे फाइबर इनमें पाए जाते हैं जो इररेगुलर अरेंज है। डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन, ये भी सही है। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड वेसल आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। तो 48 का चौथा आंसर सही होगा। आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आता है 49। इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कंपाउंड एपिथेलियम हैज ए लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। 49 एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, क्योंकि जितनी भी कंपाउंड एपिथेलियम होती हैं ये फ्रिक्शन वाली सरफेस पे पाई जाती हैं, जहां पर ज्यादा फ्रिक्शन, अभी माउथ में मैंने बोला था मैनी लेयर वाली एपिथेलियम थी, और इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन।
प्रोटेक्शन। तो सिक्रीशन इनका बहुत कम काम होता है, सिक्रीशन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। कंपाउंड एपिथेलियम डू नॉट हैव एनी रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये तो गलत है। कंपाउंड एपिथेलियम डू नॉट हैव एनी रोल, ये नहीं है, थोड़ा बहुत रोल होगा लेकिन बेटा लिमिटेड रोल होता है, एनी रोल वाला ऑप्शन गलत होगा। मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये भी सही है। तो भाई आपसे सही पूछा जाता तो 1 and 3, लेकिन उन्होंने इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट में सेकंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। तो 49 का आई थिंक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, सही है। आगे बढ़ जाइए, 49 के बाद आपके सामने 50 क्वेश्चन आता है। 50 क्वेश्चन को देखिए, न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। आपको मालूम है एपिथेलियम एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उस पे सपोर्टेड होती है, और इन बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बेटा पिलर लाइक सेल्स पाई जाती हैं, द कॉलम लाइक सेल्स पाई जाती है, इन्हीं को बोलते हैं कॉलमनर सेल। और इन कॉलमनर सेल के न्यूक्लियस जो होते हैं दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ सेल। तो बोलते हैं ऐसी सेल्स, ऐसी एपिथेलियम जिनमें न्यूक्लियस बेस में पाए जाते हैं, ये कहाँ होंगी? दे आर प्रेजेंट इन द कॉलमनर एपिथेलियम। तो 50वें का दूसरा ऑप्शन है। 50वें के बाद 51 क्वेश्चन आता है, विच टिश्यू फेस इज आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरमेंट। याद रखना एपिथेलियम या तो इंटरनल ऑर्गन के बॉडी कैविटी, इंटरनल ऑर्गन को सराउंड करता है, अगर इंटरनल ऑर्गन को सराउंड करता है तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, और एपिथेलियम अगर बाहर को में प्रेजेंट है, एनवायरमेंट की तरफ है, तो ये एनवायरमेंट के सर्व होगा। इसका मतलब है इनका मेन काम प्रोटेक्शन या सिक्रीशन ही है। तो बोलते हैं विच टिश्यू इज आइदर, which tissue faces either a body fluid or outside the environment, it is a epithelial tissue। 51 का पहला ऑप्शन है। आगे बढ़ जाइए, 52 आया, इसको देखिए, which of the following is incorrect about cockroach, diameter of the hind gut is less than mid gut। गलत है, आई थिंक ये गलत है। हाइंड गट जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरह बिहेव करती है 52 में, तो याद रखना उनका डायमीटर ज्यादा होता है, कम नहीं होता। हाइंड गट इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम, सही है। सैक लाइक क्रॉप यूज फॉर द स्टोरिंग फूड, तो आपको इनकरेक्ट पूछा जा रहा था, तो 52 का इट इज अ फर्स्ट वन। आगे बढ़ जाइए, 52 के बाद 53 आता, फ्लोएम फाइबर आर जनरली एब्सेंट इन। कभी अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए और आप परेशान हो जाए तो याद रखना फाइबर्स, पौधों से जो फाइबर्स निकलते हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोडक्ट है। जो फाइबर हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। और बताइए सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में होती है कि नहीं होती? नहीं होती। तो बोलते हैं फ्लोएम फाइबर आर जनरली अब्सेंट इन। तो अब्सेंट कहां होते हैं? प्राइमरी फ्लोएम में अब्सेंट होते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी फ्लोएम इज नॉट द पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, इट इज अ प्राइमरी ग्रोथ। तो यहां अब्सेंट होगा क्योंकि फाइबर हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट होते हैं। एंड मोनोकॉट, क्यों मोनोकॉट? क्योंकि मोनोकॉट में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो कहां कहां अब्सेंट होंगे? प्राइमरी फ्लोएम एंड मोनोकॉट। आंसर फर्स्ट एंड थर्ड, 53 का फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुन ले, फाइबर आर द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट नहीं है और ये लोग सेकेंडरी ग्रोथ करते नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ यहां पर हो रहा है, इसलिए आंसर फर्स्ट एंड थर्ड होगा। आगे बढ़ जाइए, 54 आया, बोलते हैं स्टील क्या होती है? पेरीसाइकिल और उसके बाद जो भी टिश्यू है उन्हें स्टील बोलते हैं। सबसे बाहर आइए, सबसे बाहर आएगी एपिडर्मिस, ये रही एपिडर्मिस भाई, ओके। एपिडर्मिस के बाद आती है भाई हाइपोडर्मिस, मान लीजिए ये हाइपोडर्मिस है, ओके। हाइपोडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स, लीजिए भाई कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स के बाद आती है एंडोडर्मिस, ये रही एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आती है पेरीसाइकिल, ये रही पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद वेस्कुलर बंडल और बेटा पिथ। तो पेरीसाइकिल और उसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज स्टील। तो कंपोजिशन ऑफ स्टील इज पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, सेकंड ऑप्शन। पेरीसाइकिल
और उसके अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज नोन एज स्टील। यानी हम बोलते हैं एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पार्ट है इज द पार्ट ऑफ स्टील। 55 a cut trunk show 104 concentric ring of spring wood and autumn wood। याद रहे ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। यहां ये कतई नहीं कहा जा रहा कि 104 स्प्रिंग है और 104 ऑटम है, नहीं, टोटल 104 है, टोटल 104, टोटल 104, टोटल 104 रिंग्स। और बेटा 10 रिंग्स, 104 रिंग्स में अल्टरनेट में एक डार्क एक लाइट, तो इस एक डार्क और एक लाइट को एक एनुअल रिंग बोलते हैं। यानी एक एनुअल रिंग में 2 रिंग हो गए, एक स्प्रिंग का और एक ऑटम का। फिर से अगर यहां पर एनुअल रिंग शब्द लिखा होता तो ये 104 एनुअल रिंग का मतलब है 104 होते स्प्रिंग, 104 होते ऑटम, पर यहां एनुअल रिंग नहीं लिखा, यहां लिखा गया कंसेंट्रिक रिंग। तो 104 जो कंसेंट्रिक रिंग है, टोटल 104 रिंग में से उनमें से एक ऑटम, सॉरी एक स्प्रिंग एक ऑटम, एक स्प्रिंग एक ऑटम, एक स्प्रिंग एक ऑटम, इनमें से 2-2 का जोड़ा होगा, साल में एक बार बनता है। तो यानी 104 में से बेटा आधे होंगे ऑटम और आधे होंगे बेटा स्प्रिंग। 104 में से 2-2 के जोड़े बनाए जाएं, अगर 2-2 के जोड़े बनाए जाएं तो कितने बनेंगे? 104/2, इट इज अबाउट 52। और एक एनुअल में 52, यानी एनुअल रिंग है हमारे पास 52, यानी एक रिंग में जिसमें स्प्रिंग और ऑटम होते हैं, जिसे एनुअल रिंग बोलते हैं, एक साल में एक बार बनती है, तो 52 एनुअल रिंग है। इसका मतलब 52 साल का ये पौधा हो चुका है, 52 ईयर का ये पौधा हो चुका है। आगे बढ़ जाइए, 55 का 56 क्वेश्चन आता है, एनुअल ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म इन एरिया। किस एरिया में बनेंगे? जहां पर मौसम में खूब सारा डिफरेंस होगा, यानी वर्ष भर गर्मी पड़े या वर्ष भर सर्दी पड़े तो फिर नहीं हो पाएगा। वसंत ऋतु भी आए, शरद ऋतु भी आए, तो यानी वसंत ऋतु और शरद ऋतु यानी ऑटम और स्प्रिंग में डिफरेंस होता रहे तभी पता चलेगा। तो 56 का जो आंसर आएगा बेटा, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द लाइट ऑन द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर, ये नहीं होगा। नो, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द मॉइस्चर, ये भी नहीं होगा। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन ऑन द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, द थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 56वें का तीसरा, क्लाइमेटिक वेरिएशन में एक क्लाइमेट स्प्रिंग का होना ही चाहिए, यानी वसंत ऋतु होनी चाहिए, और एक होना चाहिए ऑटम, ऑटम मतलब शरद ऋतु होनी चाहिए। तो स्प्रिंग एंड ऑटम 2 अलग अलग सीजन होने चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। 56 के बाद आएगा 57, कॉमन कैरेक्टर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट इज। देखो रूट हमेशा, रूट से कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं जो आप लोग लर्न कर लीजिए। R फॉर रूट, R इज अ रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल, और रूट का जो प्रोटोजाइलम होता है वो बेटा पित्त की बजाय बाहर की तरफ फेस करता है, इसलिए इसे एग्जार्क बोलते हैं, एग्जार्क। वहीं स्टेम होता है एंडार्क। तो याद रखना एग्जार्क प्रोटोजाइलम सही है, एग्जार्क जाइलम भी सही है। अकरेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो कॉमन कैरेक्टर क्या है जो रूट के लिए सही है? ये भी सही है, ये भी सही है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। 57 इज फोर्थ। Which of the following is correct? Conjoint open vascular bundle are found in monocot stem। देखा तक ना, monocot stem में no secondary growth, और अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड कहलाएंगे, क्लोज्ड। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इन्होंने ओपन लिख दिया। कंजॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन डाइकॉट। डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ है, और जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहां पर क्लोज नहीं बल्कि ओपन होते। रेडियल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन रूट, ये सही है। अभी अभी पढ़ाया था R फॉर रूट, R फॉर रेडियल वेस्कुलर बंडल। आगे बढ़ जाइए,
58 के बाद आएगा 59, इस पे ध्यान दीजिएगा। वुड इज एक्चुअली, जब भी कोई तुमसे वुड शब्द पूछे तो याद रखना इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, और सेकेंडरी ग्रोथ में भी सेकेंडरी जाइलम, तो सेकेंडरी जाइलम इज कंसीडर्ड एज वुड। तो लकड़ी या वुड आप बोलते हैं, इट इज अ सेकेंडरी जाइलम, दैट विल बी द थर्ड ऑप्शन। तो 59 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अब आपके सामने आएगा 60th क्वेश्चन, 60 वाला क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से दीजिए और इस पे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर डाइकॉट स्टेम? डाइकॉट स्टेम के लिए क्या होगा सही? इट हैज द कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, सही है। वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग, सही है। ओके, 60 हो गया, सही है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल, नहीं, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इज द फीचर ऑफ मोनोकॉट वेस्कुलर बंडल, तो सी तो गलत है। तो ए एंड बी आर करेक्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाइए, 60 के बाद आता है 61, इसे देखिए। फंक्शन ऑफ सीलिएटेड एपिथीलियम, यानी किसी एपिथीलियम में अगर सीलिया है, मान लीजिए एपिथीलियम है और इस एपिथीलियम में सीलिया है, तो सीलिया किसी म्यूकस को या फिर फॉरेन पार्टिकल को एक डायरेक्शन दे सकती हैं। जनरली बेटा अभी पढ़ाया था मैंने, ये आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में पाई जाएंगी या फिर फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में ये ओवम को डायरेक्शन देती हैं, यहाँ पर ये म्यूकस और फॉरेन पार्टिकल को डायरेक्शन देती हैं। तो 61 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्या आंसर होगा? मूव पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। व्हाई नॉट द फर्स्ट? नॉन डायरेक्शनल कोई शब्द नहीं होता। व्हाई नॉट द सेकेंड? अपोजिट डायरेक्शन कभी हो नहीं सकता, अपोजिट शब्द ही गलत लिखा है। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं करती, इसलिए थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन 61 का। आगे बढ़ जाइए, 61 के बाद आती है 62। मैंने बोला था जो कॉकरोच होगा उस कॉकरोच के पास 13 चैम्बर हार्ट होगा। अपनी बुक देखिएगा, ये हार्ट के चैम्बर, और हर चैम्बर के साथ बेटा मसल्स जुड़ी होंगी पेयर में, एंड दीज पेयर मसल्स आर नोन एज एलरी मसल्स। These are known as Ellery muscles. तो बोलते हैं एलरी मसल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि हार्ट चैम्बर की जो बड़ी वाली ब्लड वेसल्स हैं इससे बेटा ब्लड कैविटीज में पंप किया जाता है, जिन्हें बोलते हैं हीमोसील। 62 के बाद आपके सामने 63 आया, पामेटली कंपाउंड लीफ। ऐसी कंपाउंड लीफ जो पाम जैसी दिखे, मान लीजिए एक ये सिंपल लीफ होती, ये रही सिंपल लीफ। ओके, अभी इसी लीफ में छोटी छोटी पिन्ना निकल आए, इट इज नोन एज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और इसी में बेस ऑफ पीटियोल से मेन वाला पोर्शन पीटियोल की तरफ दिखाई पड़ने लगे, इट इज पामेटली। तो ये हो गई पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, क्योंकि इनमें लीफ प्लेट है पिन्ना जैसी, और ये है पामेटली कंपाउंड, पाम जैसी, और ये है सिंपल लीफ। ओके, तो पूछ रहा पामेटली कंपाउंड लीफ, द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट। इस तरीके के लीफ में कहां पर अटैच्ड होंगी? टिप ऑफ द पिटियोल, यानी ये जो पिटियोल जा रहा है, ये रही पिटियोल, उसकी टिप में पाम जैसा अरेंजमेंट होगा, एज इन सिल्क कॉटन। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 63 का पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़िए, 63 के बाद आएगा 64, आप इसे देखिए। इन सम डैश दिया गया है, लीफ बेस मैनी बिकम स्वेलन एंड कॉल्ड एज। होता क्या है कि इन सम लेग्यूम, लेग्यूमिनस फैमिली में कुछ लेग्यूम में ऐसा होता है कि बेटा जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में जो बेटा आपका पिटियोल होता है, इसका लीफ ये वाला बेस स्वेलन हो जाता है, इसे पल्विनस बोलते हैं, पल्विनस। आपको बता रहा हूं फैमिली फैबेसी में पल्विनस पाया जाता है, साथ में मैंगो में भी पल्विनस पाया जाता है। तो याद रखना, इन सम लेग्यूम द लीफ बेस मैनी बिकम स्वेलन एंड इज कॉल्ड एज पल्विनस। तो सेकेंड ऑप्शन विद द करेक्ट ऑप्शन 64 का। 64 में सेकेंड ऑप्शन हो गया। नाउ द 65। ओके,
स्मॉल लीफ लाइक लेटरल स्ट्रक्चर राइज फ्रॉम द लीफ बेस। ये रहा लीफ, ये रहा पेटियोल और ये रही लीफ बेस। यहाँ पर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल। ओके, तो ये पूछ रहे हैं उस बेस से, लीफ बेस के पास से एक स्ट्रक्चर निकलता है, उसका नाम क्या होगा? इट इज स्टिप्यूल। 65 के बाद आता है 66 और 66 में मैच करना है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। अभी पढ़ाया था पिन्ना लाइक कंपाउंड लीफ, ऐसे जैसे नीम की पत्तियां होती हैं लाइक दिस। और पामेटली कंपाउंड लीफ जो हथेली जैसा, पाम जैसा दिखाई पड़ता है लाइक दिस। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहाँ होगी? एक तो नीम में होती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ इज प्रेजेंट इन नीम। इसके अलावा भाई रोज में देख लो आप, पामेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन में होगी। Palmetly compound leaf is present in silk cotton. Okay. And oxalis. अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो 1 is A is 1 and 3 और B is 2 and 4. This is the option. आप 66 में सेकेंड ऑप्शन पे जाइए, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। 66 के बाद आता है 67, इसको फिर से मैच कराइए। ऐसा क्वेश्चन अभी भी आया था। स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड पाया जाएगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम नेफ्रॉन में होगा, ठीक है। एंड कॉलमनर एपिथेलियम स्टमक लाइनिंग में होगा, ये भी सही है। सीलेटर एपिथेलियम ब्रोंकियल में होगा, ये भी सही है। सब मैच हैं ऑलरेडी पहले से। सो 1 is 1, A is 1, B is 2, C is 3, D is 4. सो आंसर 67 विल बी द फोर्थ। 67 का चौथा ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाइए, आया 68। इसे देखिए, फाइंड द रॉन्ग मैच। एक्टिनोमॉर्फिक धतूरा सही है, रेडियल सिमेट्री मस्टर्ड ये भी सही है, जाइगोमॉर्फिक बीन सही है, बायलैटरल सिमेट्री चिली नहीं है, ये भी रेडियल सिमेट्री है। तो फाइंड आउट द रॉन्ग मैच। 68 का जो आंसर होगा बेटा वो फोर्थ होगा, क्योंकि चिली में भी बेटा एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती है, एक्टिनो या फिर रेडियल सिमेट्री होती है, क्योंकि बायलैटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक कंडीशन फैबेसी फैमिली में है, या फिर कैसिया है और गुलमोहर है। आगे बढ़ जाएंगे, 69 आएगा। विच प्लांट पार्ट इज मॉडिफाइड इनटू पिचर इन पिचर प्लांट। पिचर प्लांट का होता क्या बेटा, पत्तियां जो होती हैं वो मटके जैसी हो जाती है। पिचर का मतलब ये होता है मटका जैसा, और उसमें उसका एपेक्स हो जाता है ढक्कन जैसा, और इसमें अगर कोई इनसे घुस जाए तो फिर उसे खा जाता है। इसीलिए इन पौधों को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और ये किसका मॉडिफिकेशन है? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। 69 के बाद आपके सामने 70th क्वेश्चन आया। मैनी पल्स ऑफ डेली यूज बिलोंग टू द फैमिली। दाल वाली फैमिली मैंने पहले ही बताया था आपको, आप लोग को याद रखना है। फैबेसी, सॉरी, ये जो फैबेसी है, दिस फाबा बीन पल्स फैमिली है, दाल वाली फैमिली। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैनी पल्सेस ऑफ द डेली बिलोंग टू फैमिली फैबेसी। आगे बढ़ जाइए, 70 के बाद 71वां क्वेश्चन आता है, और इस 71वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ वेन इन द लीफ। वेन एंड वेनलेट का क्या फंक्शन है? मान लीजिए ये रही आपकी पत्तियां, पत्तियां में ये मिडरिप रही और इससे वेन और वेनलेट्स निकली हुई हैं। तो बोलते हैं इन वेन और वेनलेट का क्या फंक्शन है? इनमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम होंगे तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेनली, और कभी कभी मैकेनिकल सपोर्ट भी। तो आई थिंक 71 में तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फूड मटेरियल जाएगा फ्लोएम से, वाटर मिनरल जाएंगे जाइलम से, जाइलम और फ्लोएम सब इन्हीं के अंदर होते हैं, और आपको मालूम है ये हार्ड भी होती हैं, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी दे सकती हैं। ऑल ऑफ द अबव। 71 के बाद आता है 72। जरा इस पे देखिएगा। एडिबल ऑयल क्या है? खाने लायक तेल। सोयाबीन का तेल आप खा सकते हैं, और मूंगफली का तेल भी खा सकते हैं। डाई, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, ये एक नील को बोलते हैं हम लोग। फाइबर, सनहेम, सनहेम। तो 72 का आंसर जो होगा 1, A is 1 and 2, B is 3
एंड सी इज 4। 72 का करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट। आगे बढ़ जाइए। द कॉमन बॉटल कॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए याद रखना ये बार बार पूछा जाएगा। एक होता है फेलोजेन, जहां पर ये शब्द जेन आ जाए, जेन का मतलब है विच कैन जेनरेट, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। ओके, अब कॉर्क कैम्बियम से बाहर की तरफ कुछ टिश्यू निकाले जाएंगे जो सुबेराइज्ड कर दिए जाएंगे, इन्हें बोलेंगे कॉर्क, ऑल्सो नोन एज फेलम। और बेटा अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दैट इज नोन एज फेलोडर्म। तो अंदर की तरफ फेलोडर्म, बीच में फेलोजन, बाहर की तरफ फेलम, इन तीनों को मिलाकर बोलेंगे पेरीडर्म। फेलोजन, बाहर फेलम, अंदर फेलोडर्म, इस तरीके से आएगा पेरीडर्म। तो कॉर्क कैम्बियम बीच में, बाहर कॉर्क और अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो बोलते हैं कॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, किससे प्रोडक्ट किससे निकला है? फेलोजन से, और फेलोजन का नाम कॉर्क कैम्बियम। तो याद रखना इट इज फेलोजन विल बी द आंसर। 73 का आंसर सेकंड होगा। 73 के सेकंड ऑप्शन के बाद 74 होगा। जरा 74 पे ध्यान दीजिए। द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। वो पोटेशियम यूरेट के रूप में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट अपनी हीमोसील में छोड़ देते हैं, वहां से बेटा माल्पीगियन ट्यूबुल से उठाकर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो 74 का सही ऑप्शन होगा 4, दैट इज नोन एज पोटेशियम यूरेट। ओके, 74 के बाद आएगा 75। इसे देखिए मैच करना है फिर से, सिंपल है। फ्लावर में 4 वर्ड होते हैं। सबसे बाहर का वर्ड है कैलिक्स, इसके बाद आता है कोरोला, इसके बाद आता है एंड्रोसियम, और सबसे अंदर आता है गाइनीसियम। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और ये एंड्रोसियम, और ये रहा गाइनीसियम। अब कैलिक्स किसका बना है? कैलिक्स बना है सेपल का, कोरोला बना है पेटल का, एंड्रोसियम बना है स्टेमन का, और गाइनीसियम बना है कार्पेल का। सो अब आपको ये लर्न करना है। कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल्स, आई एम सॉरी, कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल, कोरोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल, एंड्रोसियम इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन, गाइनीसियम इज द ग्रुप ऑफ कार्पेल्स। तो A इज 4, 75 का इस तरीके से पहला ऑप्शन हो जाएगा। A इज 4, B इज 3, C इज 2, D इज 1। आगे बढ़ जाइए। 75 के बाद आएगा 76। इस क्वेश्चन को देखिए, जाइलम पैरेन्काइमा सेल स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर शब्द रहेगा ये, स्टोर फूड मटेरियल इन। याद रखना ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। जाइलम के लिए याद रखना STF, स्टार्च, टैनिन एंड फैट, और फ्लोएम के लिए RML, रेजिन, म्यूसिलेज, लैटेक्स। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। तो आपसे पूछा गया जाइलम यानी जाइलम STF, स्टार्च, टैनिंग एंड फैट, स्टार्च एंड फैट एंड टैनिन यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। ये आंसर होगा 76 का। 76 विल बी फोर्थ ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा। आगे बढ़ जाइए। 77 आएगा। 77 में करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ बाय कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम की सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होगा आपको मालूम है। सेकेंडरी कहाँ से होती है? डेराइव फ्रॉम सेकेंडरी कॉर्टेक्स, डेराइव फ्रॉम मेडुलरी रेस, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। इट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, इट इज फ्रॉम द कॉर्टेक्स। जो हमारी कॉर्क कैम्बियम होती है वो कॉर्टेक्स से बनती है, और कॉर्टेक्स में पाई जाती है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यूज, पूरी परमानेंट टिश्यू से
कॉरकैम्बियम बनती है तो टोटली फुल कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन की होती है। तो 77 का सही ऑप्शन आएगा थर्ड। आगे बढ़ जाओ, 78 आएगा। 78 को देखो ध्यान से, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे? मिनरल। फ्लोएम क्या? सुक्रोज। पित्त किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की। और पेरीसाइकिल कैसी है? सिंगल लेयर है। पेरीसाइकिल सिंगल लेयर। ये एनाटॉमी स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं। तो 78 का सही ऑप्शन होगा फोर्थ। A is 4, B is 3, C is 2 एंड D is 1। आइए 79 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखते हैं। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अगर दो प्रकार के परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट पढ़ाए थे हम लोगों ने एनाटॉमी में। परमानेंट टिश्यू, पहली बात तो परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें नो सेल डिवीजन, इनमें सेल डिवीजन नहीं होता। ऑल सेल्स आर सेम, सारी कोशिकाएं सिमिलर होती हैं। एंड मैनी टाइप्स ऑफ सेल, कुछ होते हैं अलग अलग प्रकार की सेल से बने होते हैं। अगर सारी कोशिकाएं एक जैसी, इन्हें बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और मैनी टाइप ऑफ सेल में से आएंगे बेटा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में आएंगे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में 4, फ्लोएम में 4। वेसल, ट्रैकीड, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, 4 प्रकार। फ्लोएम में कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, या इसके अलावा फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जो मैनी टाइप ऑफ सेल हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, जो सेम टाइप ऑफ सेल हैं वो सिंपल है। यहाँ पर इन्होंने बोला परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल आर सिमिलर इन फंक्शन, दे आर नोन एज सिंपल टिश्यू। फर्स्ट ऑप्शन लगाइए 79 का। आगे बढ़ जाइए, आगे आइए। 88 क्वेश्चन आया, 80 क्वेश्चन आपके सामने आया। द चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन द साइकस एंड पाइनस। याद रखना, साइकस एंड पाइनस दोनों जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। और जिम्नोस्पर्म में भी बेटा जाइलम पाया जाता है, लेकिन इनके जाइलम में देयर इज नो वेसल्स। ये याद रखना, इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती, ओनली ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। वेसल्स आर द फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो यही पूछना चाह रहे थे। तो कई लोग सोचते थे वाटर कंडक्टिंग में वेसल और ट्रैकीड दोनों होने चाहिए, नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती। आंसर ट्रैकीड्स आएगा। आगे बढ़ जाइए, 80 के बाद आएगा 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्राइकोम? ट्राइकोम ये स्टेम हेयर्स है या फिर लीफ हेयर है? या तो स्टेम में हेयर है या लीफ हेयर है। याद रखना, दे आर ब्रांच और अनब्रांच एपिडर्मल हेयर ऑफ रूट्स। ये तो गलत है, रूट में पाए नहीं जाएंगे। दे हैव में भी सेक्रेटरी हो सकते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ हो सकते हैं, लेकिन ये स्टेम में पाए जाएंगे। तो 2 और 3 तो सही है, लेकिन पहला गलत है। तो आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, 81 के बाद आता है 82। What statement is correct for mature sieve element? Sieve element possess large vacuole। याद रखना, sieve टिश्यू जो होते हैं ये लिविंग सेल है, इनमें बड़ा सा वैक्यूल होता है। इनका पेरीफेरी में प्रेजेंट चला जाता है न्यूक्लियस, और चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म। ये रहा न्यूक्लियस, ये वैक्यूल। सो 82 अगर कोई मुझसे पूछे तो लार्ज वैक्यूल होगा, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होगा। ओह सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। सीव ट्यूब, आई एम वेरी मच सॉरी, सीव ट्यूब्स दे हैव अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा, याद रहना चाहिए। दे हैव द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो लैक न्यूक्लियस, लार्ज वैक्यूल, और इस तरीके से हम लोग बोलेंगे ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट। प्लीज इसे बहुत कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाइए, 83 आया। बार्क शब्द है ऑल टिश्यू
आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, तो मान लो ये वेस्कुलर कैम्बियम है, तो वेस्कुलर कैम्बियम के एक तरफ होता है फ्लोएम, ये होता है जाइलम। अब वेस्कुलर कैम्बियम से ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो सेकेंडरी जाइलम अंदर निकलेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर निकलेगा। इसका मतलब सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम के अलावा जितने भी टिश्यू हैं सब बार्क कहलाएंगे। तो बताइए बार्क में क्या नहीं होगा? सेकेंडरी जाइलम नहीं होगा। बार्क डज नॉट इंक्लूड, सेकेंडरी जाइलम नहीं होगा, सेकेंडरी फ्लोएम होगा, पेरिडर्म होगा, सब कुछ होगा। आगे बढ़ जाइए, 84 क्वेश्चन आया। 84 को देखिए, वेल डेवलप पिथ इज फाउंड इन, पित्त कहां पर वेल डेवलप होती है? 84 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम। याद रखना, मोनोकॉट स्टेम में तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो वहां तो पित्त गायब ही होती है, हटा दो। मोनोकॉट स्टेम एंड डायकॉट रूट, फिर से मोनोकॉट स्टेम आ गया, हटा दीजिए। मोनोकॉट रूट एंड डायकॉट स्टेम, ये सही है, क्योंकि डायकॉट रूट में पित्त बहुत कम होती है, डायकॉट रूट में पित्त बहुत कम होती है, लेस, वेरी लेस। सो थर्ड ऑप्शन सही होगा, मोनोकॉट रूट एंड डायकॉट स्टेम। आगे बढ़ जाइए, 84 के बाद आता है 85, लिखा हुआ है मेटाथोरेसिक विंग, ये हेड रहा कॉकरोच का, इसके बाद प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, दो विंग्स निकलते हैं मेटाथोरेक्स। तो उसमें पूछा गया मेटाथोरेसिक विंग एंड कॉकरोच। जो मेटाथोरेक्स से जो निकलते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर वाले हार्ड होते हैं, नीचे वाले बेटा बहुत पतले से होते हैं। 85 याद रहेगा। तो 85 क्वेश्चन का ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस यूज्ड इन फ्लाइट, तो याद रखना ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, फ्लाइट में यूज करते हैं, ऑल आर ट्रू। आगे बढ़ जाइए, 85 के बाद 86 आएगा, मोज़ेक विजन, मैंने पहले ही पढ़ाया था। जब किसी भी कंपाउंड आई में बहुत सारी ओमेटिडिया में बनने वाला विजन हो, इस विजन में अलग अलग पार्ट में अलग अलग पोर्शन बनाता है, तो याद रखना ये रात के विजन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये रिजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं देता, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आप जरा सा भी हिलते हैं कॉकरोच को पता चल जाता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है अपनी इमेज के लिए। वो ये नहीं देख पा रहा कि कौन आ रहा है, लेकिन वो ये देख रहा है कि कोई तो आ रहा है। इसका मतलब बहुत साफ साफ उन्हें नहीं दिखता, शकल साफ मेरी नहीं दिखेगी, लेकिन अगर मैं जरा सा भी मोशन करूंगा उन्हें दिख जाएगा। तो दे आर मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या होता है कि इमेज बहुत क्लियर नहीं बनती, लेकिन इमेज बनती है, लेकिन इमेज में अगर जरा सा भी मूवमेंट हो जाए उन्हें पता चल जाता है। इट इज मोस्ट सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन। 86 के बाद आता है 87, mark the incorrect statement with respect to guard cell in stomata of monocot। पहले तो आप डायकॉट और मोनोकॉट की गार्ड सेल देख लें। गार्ड सेल इन डायकॉट इज बीन शेप, ये डायकॉट है। डम्बल्ड शेप, ये मोनोकॉट। तो मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा। सेल्स आर बीन शेप इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में बीन शेप नहीं हो सकती, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो 87 का फोर्थ है। बाकी डम्बल शेप मोनोकॉट में होती, बाकी दोनों प्रोसेस सही है। गैस एक्सचेंज का काम भी कर सकते हैं और ट्रांसपिरेशन का काम भी करते हैं। 87 के बाद आता है 88, अनपेयर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल कॉकरोच। टेस्टिस पेयर में है, पेयर, वासा डिफरेंशिया भी पेयर में है, कोलेट्रल ग्लैंड भी पेयर में है, राइट और लेफ्ट कोलेट्रल ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड इज अनपेयर्ड। सो 88 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाए क्योंकि अनपेयर्ड पूछा गया है। 89 आएगा, द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज। याद करो मैंने बोला था ये रहा फेलोजेन, दैट इज कॉर्क कैम्बियम। बाहर था फेलम, दैट इज कॉर्क। अंदर था याद रखना फेलोडर्म,
दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पेरीडर्म, और उन्होंने पेरीडर्म ही पूछा है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, ध्यान से देख लीजिए। द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन कॉकरोच एक्सेप्ट, कौन सा एक्सेप्ट है जो एक्सक्रीटरी, और नेफ्रोसाइट ये एक्सक्रीटरी होती हैं, यूरिकोज ग्लैंड एक्सक्रीटरी होती हैं, फैट बॉडी भी एक्सक्रीटरी होती है, इसमें कॉन्गो ब्लड ग्लैंड इज नॉन एक्सक्रीटरी। तो सही ऑप्शन आपका दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सही है। सो आपके लिए तीसरा पेपर भी था, मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आए। आप इन क्वेश्चन के द्वारा रिवीजन जारी रखिए। स्पार्क सीरीज़ भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 38 में से 37 चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिए। इवोल्यूशन का डाउट ये है कि वो शायद सिलेबस से हटा दिया गया, बट मैं उसके भी वीडियो डाल दूंगा। आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।